नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों की अधिसूचना आज सोमवार को जारी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को शाम 6 बजे सीएए के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम नियमों की अधिसूचना जारी होना केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। बता दें कि आने वाले कुछ ही दिनों में आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा देश में नागरिकता संशोधन कानून के लिए अधिसूचना जारी करना मास्टर स्ट्रोक है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हो गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सीएए का कार्यान्वयन कोई नहीं रोक सकता क्योंकि यह देश का कानून है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लेकर केंद्र पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। केंद्र द्वारा आज सीएए नियमों की अधिसूचना जारी होने की संभावना को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पहले मुझे नियमों को देखने दीजिए, अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। अगर लोगों को नियमों के तहत उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है तो हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। यह चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार है और कुछ नहीं है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि वह नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करेगी, जिसके नियम आज अधिसूचित किए गए। अगर यह लोगों के खिलाफ भेदभाव करता है, सूत्र ने कहा कि अगर कोई भेदभाव है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वह धर्म, जाति या भाषा ही हो। वे 2 दिनों में किसी को नागरिकता नहीं दे पाएंगे। यह सिर्फ लॉलीपॉप और दिखावा है। बनर्जी ने राज्य सचिवालय में जल्दबाजी बुकलाए हुए संवाददाता सम्मेलन में कहा, 4 साल से अधिक की देरी के बाद नियमों को आज अधिसूचित किया गया। देश में नई सरकार चुनने के लिए मतदान से कुछ हफ्ते पहले अब तक नियम अधिसूचित नहीं होने का कारण कानून लागू नहीं हो सका। यह कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2024 को या उससे पहले भारत आए हिंदू, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। कानून पारित होने के तुरंत बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देशों में विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला देखी गई। तृणमूल शुरू से ही सीएए का विरोध कर रही है। सुश्री बनर्जी ने कहा, 4 वर्षों में कई बार विस्तार के बाद चुनाव की घोषणा से 2 से 3 दिन पहले इसका कार्यान्वयन दर्शाता है कि यह राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। चुनावी बॉन्ड में कुछ तो गड़बड़ है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बंद करवा दिया है। हिसाब भी मांगा है भारतीय स्टेट बैंक से इसलिए कि इन्हें जारी करने और इनकी गोपनीयता बनाए रखने का सारा जिम्मा इसी बैंक के पास है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आए महीना हो गया, लेकिन बैंक ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। दरअसल स्टेट बैंक को इसका सारा हिसाब या डाटा चुनाव आयोग को देना था और चुनाव आयोग इससे पूरा डाटा को सार्वजनिक करने वाला था, अपनी वेबसाइट पर डालने वाला था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब स्टेट बैंक के खिलाफ एनडीआर ने अवमानना की याचिका लगाई तो बैंक का कान खड़े हुए। सोमवार को इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। बैंक ने सारा डेटा देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा। क्यों, यह कोई नहीं जानता। स्वयं बैंक भी इसका ठीक से जवाब नहीं दे पाया। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को सिर्फ 1 दिन का वक्त दिया और कहा कि 12 मार्च यानी मंगलवार तक आप तमाम डेटा चुनाव आयोग को दे दीजिए और चुनाव आयोग हर साल में 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर सारा डेटा डाल दे। कोर्ट में हुई दलील और बहस से साफ लग रहा है तक कि बैंक किसी तरह अपनी जिम्मेदारी की तारीख बढ़वाना चाह रहा था। बैंक के इस भाव को कोर्ट ने पूरी तरह समझ लिया और 1 दिन में ही काम पूरा करने का आदेश दे दिया। पीएम मोदी रेलवे स्टेशनों पर 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये केंद्र लोगों को सस्ते और गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं प्रदान करेंगे। पीएम 51 गतिशील मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये टर्मिनल परिवहन के विभिन्न तारीखों के बीच माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अहमदाबाद में डीएफसी के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे और 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की गई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री रेलवे कार्यशालाओं, लोको शेड, पिट लाइनों, कोचिंग डिपो की आधारशिला रखेंगे। पलटन, बारामती, नई लाइन
इलेक्ट्रिक टेंशन सिस्टम उन्नयन कार्य और पूर्व डीएफसी के न्यू खरजे और साहेनवाल मार्ग में खंड और पश्चिमी डीएफसी के न्यू मकरपुरा से न्यू गोलवाड खंड के बीच समर्पित माल गलियारे को 2 नए खंड व अहमदाबाद में वेस्टर्न डीएफसी का ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 10 नई वंदे भारत को दिखाएंगे हरी झंडे पीएम मोदी। अहमदाबाद, मुंबई सेंट्रल, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, मैसूर, डॉक्टर एमजीआर सेंट्रल, पाटना, लखनऊ, न्यू जलपाईगुड़ी, पटना, पूरी, विशाखापट्टनम, लखनऊ, देहरादून, रांची, वाराणसी, खजुराहो, दिल्ली के बीच 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे व 4 वंदे भारत ट्रेनों के विस्तार को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें अहमदाबाद जमनगर वंदे भारत को द्वारका तक बढ़ाया जा रहा है। अजमेर, दिल्ली, सराय रोहिल्ला वंदे भारत को चंडीगढ़ तक बढ़ाया जा रहा है। वहीं गोरखपुर, लखनऊ वंदे भारत को प्रयागराज और तिरुवनंतपुरम, कासरगोड वंदे भारत को मंगलूर तक बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा मोदी असनसोल के हाटिया तथा तिरुपति और कोल्लम स्टेशनों के बीच 2 नई ट्रेनों की शुरुआत करेंगे। मोदी विभिन्न स्थानों न्यू कुज्जी जंक्शन, साहेनवाल, न्यू रेवाड़ी, न्यू किशनगढ़, न्यू गोलवाड और न्यू मकरपुरा से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ियों को भी हरी झंडी 11 मार्च को मोदी सरकार द्वारा भारत में सीएए लागू करने के तुरंत बाद बीजेपी नेता माधवी लता ने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर तीखे हमले किए और सवाल किया कि उन्होंने 3 तलाक और मुसलमानों से जुड़े अन्य मुद्दों पर विरोध क्यों नहीं किया। तुम्हारे मुंह से यह क्यों नहीं निकला औरंगजेब, अगर तुमने 3 तलाक का विरोध किया होता तो मुझे खुशी होती। तुम्हारे पास अपने देश के अल्पसंख्यकों के लिए कुछ करने का साहस नहीं है। आप उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में शिक्षित नहीं करना चाहते, हालांकि उन्हें धर्म पर ब्लैकमेल करते हैं। आप उन्हें दबाना चाहते हैं ताकि आप शासन कर सके, माधवी लता ने कहा है। जो है बोलने लग गए हैं तो आप औरंगजेब का नाम ले लीजिए ना, उन्हों कौन सा कोई अच्छा करे। तो आपके मुंह से कभी औरंगजेब का नाम नहीं आता। उन्होंने इतने सारे कत्ल करे हैं हिंदुओं का नहीं आता। आप उन पर तरस नहीं आता। तो उन्होंने जितने मंदिरों को तोड़ फोड़ करे तब आपको नहीं लगता अरे मेरे हिंदू भाइयों का तोड़े, मेरे हिंदू भाइयों का मंदिर बदल दिए। तो इसके बारे में आपका आवाज तो नहीं निकलता। तो निकलेगा किसका? आप कहां से निकलेगा आवाज? आपको सिर्फ वो सारे हरकत करके दिखाने के लिए जिससे आपका वोट बैंक बढ़ जाएगा, जिससे आप अपने खुद के मुसलमान जानते हैं भैया कि आज उनके लिए 40 सालों में कुछ नहीं बदला। 4000 की तनख्वाह लेते हैं मस्जिदों में। बताइए तो सही, आप क्या मिलता है 4000 से? आप वक्फ बोर्ड है, अपील कर सकते थे स्टेट से, सेंट्रल से अपील कर सकते थे उनके बच्चों के। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी। धार्मिक भोजनशाला, मंदिर सह कमला मौला मस्जिद परिसर फैसले पर बोलते हुए वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करनी है। अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कहा, अदालत ने आज एएसआई के 5 वरिष्ठ सदस्यों, याचिकाकर्ता के पक्ष के लोगों और मुस्लिम पक्ष के लोगों को शामिल करते हुए एक समिति बनाने का विस्तृत आदेश दिया और पूरे मामले का सर्वेक्षण करने को कहा। परिसर 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपनी है। एक बार रिपोर्ट जमा हो जाए तो सच सामने आ जाएगा कि वहां मां भाग देवी का मंदिर मौजूद है और कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। दूसरी ओर वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 1991 का पूजा स्थल अधिनियम यहाँ लागू नहीं होता है क्योंकि यह एएसआई संरक्षित स्मारक है और इसलिए से 1991 के अधिनियम से छूट प्राप्त है। वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, आज हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि एएसआई के निदेशक या अतिरिक्त निदेशक की अध्यक्षता में एएसआई सदस्यों की 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाए और 6 सप्ताह के भीतर अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश की जाए। 1991 का पूजा स्थल अधिनियम यहाँ लागू नहीं होता है क्योंकि यह एएसआई संरक्षित स्मारक है और इसलिए इसे 1991 अधिनियम से छूट प्राप्त है। Consensus. Parliament might have passed the citizenship amendment legislation, but there was opposition inside Parliament, there was opposition outside Parliament. Even today, there is no consensus, there is opposition. People think it is violative of the constitutional definition of citizenship. The BJP RSS combine links citizenship with religion, and our constitution doesn't make religion as the criteria for citizenship. This present government doesn't want to understand, undermining the constitution, and they pass all the legislations and they think they can hurry up implementation of these legislations. Now on the eve of elections, why suddenly this government declares it is decided to implement CAA, the rules are being framed, nothing but to divide the people, create tension. जम्मू कश्मीर में सीट बंटवारे को लेकर इंडिया ब्लॉक के भीतर एक स्पष्ट दरार में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 11 मार्च को कहा कि वे 3 सीटों पर कांग्रेस के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। अगर हम सख्त होते तो हम ममता बनर्जी की तरह सभी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर देते। हम 50% सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतार रहे हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के लिए वे सीटें नहीं छोड़ी जो कांग्रेस ने जीती थी। उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम 3 सीटों पर कांग्रेस के साथ समझौता करने का तैयार है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बीच आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर थी कि नोकझोंक होने से जम्मू कश्मीर में भारतीय गुट में संभावित दरार देखी गई है। हम कहाँ रिजिड हैं? अगर हम रिजिड होते हम 6 की 6 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़े करते जिस तरह ममता बनर्जी ने किया। वो आपको दिखता नहीं है। आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिर्फ तब नजर आएगी जब हम अपनी जीती हुई सीटें छोड़ दें। हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई ना, 50% सीटों पे हम अपने उम्मीदवार खड़े नहीं कर रहे हैं। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी नजर नहीं आती? ये हमारे तरफ से फ्लेक्सिबिलिटी है ना, 50% सीटें हम छोड़ रहे हैं। वारिस पठान ने कहा, आप क्रोनोलॉजी समझिए, नियम को लागू करने के समय को देखिए। तारीख तय हो गई है, लोकसभा चुनाव होने वाला है और सरकार ने अचानक सीएए के नियम लागू करने के बारे में सोचा। वो पिछले 5 वर्षों से क्यों कर रही है? इस पहले लागू क्या नहीं किया गया? उन्होंने आगे कहा, इसलिए हम कहते हैं कि चुनाव से पहले सरकार ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है। वे विकास के क्षेत्र में विफल रहे हैं। उनके पास सवालों के जवाब नहीं है, इसलिए वे ये ले आए। हमने पहले भी इसका विरोध किया था और आज भी कहते हैं कि ये कानून असंवैधानिक है। हमें इस पर आपत्ति है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे भारत के 3 मुस्लिम बहुल पड़ोसी देशों और गैर मुस्लिम और धार्मिक तौर पर पीड़ित लोगों के लिए भारतीय नागरिक बनने का रास्ता साफ हो गया। अब पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने देश में सीएए लागू होने पर प्रतिक्रिया दी है। सीमा हैदर सीएए लागू होने पर खुशी मना रही है और उन्होंने रसगुल्ला भी बांटे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सीएए लागू करने की घोषणा के बाद सीमा हैदर व पाकिस्तानी महिला जो ऑनलाइन गेम के जरिए मिले एक व्यक्ति सचिन से शादी करने के लिए अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी। यूपी के नोएडा में अपने परिवार के साथ जश्न मना रही है। सीमा ने कहा, हम बहुत खुश हैं, हम भारत सरकार को बधाई देते हैं। पीएम मोदी ने जो वादा किया था वह पूरा किया है। सीमा हैदर भले ही वह सीएए के प्रत्यक्ष लाभार्थी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने खुशखबरी जश्न मनाया है। उनको इसका इसलिए लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि वह एक मुस्लिम है और सीएए में मुस्लिम शामिल नहीं है। कानपुर देहात के रसूलाबाद में बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर नौशाद अली की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में रसूलाबाद, बिदूना, चिबारामू, कन्नौज व
टीते विधानसभा क्षेत्र के साथ ही कन्नौज, औरैया व कानपुर देहात के जिला अध्यक्ष व पदाधिकारी शामिल हुए। जोनल कोऑर्डिनेटर के अकील अहमद पट्टा को प्रत्याशी घोषित किया। कन्नौज के बसपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी की मुखिया मायावती के निर्देश पर घोषणा की गई है। बसपा के कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पार्टी ने कानपुर देहात रहने वाले अकील अहमद पट्टा पर दांव लगाया है। अकील पहले सपा में थे और हाल में ही बसपा की सदस्यता ग्रहण की थी। बसपा ने यहां से सांसद सम्राट पटाक को प्रत्याशी बनाया है। सपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की संभावना प्रबल है। कानपुर देहात से रसूलाबाद में बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर नौशद अली की अध्यक्षता में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में रसूलाबाद, विदुना, चिबारमऊ, कन्नौज व तीव्र विधानसभा क्षेत्र के साथ ही कन्नौज, औरैया व कानपुर देहात के जिलाध्यक्ष व पदाधिकारी शामिल हुए। जोनल कोऑर्डिनेटर ने अकील अहमद पट्टा को प्रत्याशी घोषित किया है।